Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज से 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि CSIR नेट दिसंबर 2023 की डेट्स रिलीज़ हो चुकी हैं और डेट्स जो हैं वो थी 26, 27 और 28 दिसंबर कि हाँ, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट एग्ज़ाम की और अभी तक आपको नहीं पता है कि जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 26, 27 और 28 दिसंबर को CSIR नेट दिसंबर साइकिल के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि अगले 3 महीनों में प्रिपरेशन किस तरह से की जाए। ये वो सभी बच्चे हो सकते हैं जो कोचिंग कर रहे हैं, ये वो सभी बच्चों के मन में सवाल हो सकता है जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, या ये वो सभी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने अभी MSc में एडमिशन लिया है और वो एग्ज़ाम देखना चाहते हैं। तो इन सभी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगले 3 मंथ अगर प्रिपरेशन हमें करनी है CSIR नेट की, तो वो किस तरह से की जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको अगले 3 मंथ का रोड मैप बताने वाला हूं कि किस तरह से आप प्रिपरेशन करें तो आपको फ़ायदा हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन के चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्री रिसोर्सेज क्या हैं फॉर प्रिपरेशन, स्पेशली फिजिकल साइंस वालों के बच्चों के लिए ये है कि फ्री रिसोर्सेज आपकी प्रिपरेशन के लिए क्या हो सकते हैं, कहाँ से आपको लेक्चर्स अवेलेबल हो सकते हैं अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो वीडियो को कंटिन्यू करें, तो प्लीज़ उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले तो ये जो वीडियो है इसको मैंने 4 सेगमेंट्स में बांटा है। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको अपना एग्ज़ाम पैटर्न जानना है। एग्ज़ाम पैटर्न क्यों जानना है? क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी MSc फर्स्ट सेम में एडमिशन लिया है, उन्हें एग्ज़ाम देकर देखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे पहले से, उन्हें एग्ज़ाम पैटर्न का पता होगा, नहीं भी पता हो सकता है, उन्हें सिलेबस का पता होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप अपना एग्ज़ाम पैटर्न जान लो कि आप जिस कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि आप फिजिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिजिकल साइंस का पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का, केमिकल साइंस का क्या रहता है, मैथमेटिकल का क्या रहता है, लाइफ साइंस का क्या रहता है ना। एग्जाम पैटर्न क्यों जानना है मैं भी बता देता हूँ। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जान लो। तो फिजिकल साइंस का अगर पैटर्न की बात करो तो पार्ट ए मतलब नॉन टेक्निकल वाला, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों के लिए सेम होता है पार्ट ए, है ना। इसमें मैथमेटिकल, इंग्लिश और रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिजिकल साइंस में पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 15 अटेम्प्ट करने होते हैं ना। टोटल 20 होंगे, उनमें से कोई भी 15 अटेम्प्ट करो, सही करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग के 0.5। यानी कि ओवरऑल अगर बात करूं तो पार्ट ए फिजिकल साइंस के लिए है 30 मार्क्स का। ओवरऑल अगर बात करूं केमिकल साइंस के लिए तो पार्ट ए है 30 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग सेम है। अगर मैं मैथमेटिकल साइंस के लिए बात करूं तो पार्ट ए 30 मार्क्स का, और अगर मैं लाइफ साइंस के लिए बात करूं तो पार्ट ए 30 मार्क्स का। तो तीनों जो चारों मैंने यहाँ पर कोर्स शो किए हुए हैं, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, इसके अलावा अर्थ साइंस है, तो इन सभी के अंदर पार्ट ए जो है वो कॉमन है। तो आपकी जो भी कट ऑफ बनती है, तो यहाँ पर गलती यही करते हैं सबसे बड़ी कि पार्ट ए को प्रिपेयर नहीं करते हैं। पार्ट ए आपको प्रिपेयर करना है कि 30 नंबर है, इन 30 नंबर में से आप 20 नंबर भी लेके आते हो तो आपकी जो कट ऑफ जाती है, अगर मैं फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस की बात करूं तो LS यानी कि लेक्चररशिप के लिए जो कट ऑफ है वो लगभग 90, 100, 90, 80, 90 इसके आसपास चलता है जनरल का। जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका तो बहुत कम, उससे भी कम रहता है। जो OBC EWS वाले हैं उनका जनरल से लगभग 5, 6 या 7 नंबर कम रहता है। तो ये जो पार्ट ए है, ये पार्ट ए जिसको आप हल्के में लेते हो, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपके सिलेक्शन के चांस को इम्प्रूव कर सकता है। तो यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जाम में पार्ट ए में कितने क्वेश्चन होने हैं। पार्ट बी जिसके अंदर आपको जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, यानी कि जो सिंपल थोड़े सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिकल साइंस के अंदर पार्ट बी में 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 20 आपको अटेम्प्ट मारने हैं। सही के लिए 3.5 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव 0.875 का होगा। वहीं अगर मैं केमिकल साइंस की बात करूं तो पार्ट बी में 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, 35 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ऐसा नहीं है कि करने ही है, मतलब आपको कर सकते हैं, 35 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 नंबर सही के लिए, नेगेटिव के लिए 0.5। अगर मैथमेटिकल साइंस के लिए बात करूं तो 40 मिलेंगे, पार्ट बी में 25 अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 सही के लिए और नेगेटिव के लिए 0.75। और लाइफ साइंस में पार्ट बी में आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से 35 आपको अटेम्प्ट मारने होते हैं, सही के लिए 2 मार्क्स और नेगेटिव के लिए 0.5।
फिर पार्ट सी की बात कर ले। पार्ट सी में एडवांस जो फिजिक्स होती है, एडवांस जो केमिकल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, एडवांस मैथमेटिकल साइंस के, एडवांस लाइफ साइंस के क्वेश्चन होते हैं। फिजिकल साइंस के केस में इस पार्ट में टोटल क्वेश्चन होते हैं 30, जिसमें से अटेम्प्ट मारने होते हैं 20, सही के लिए 5 मार्क्स और नेगेटिव के लिए 1.25। केमिकल साइंस की अगर बात करें तो पार्ट सी में क्वेश्चन होते हैं 60, अटेम्प्ट मारने होते हैं 25, सही के लिए 4 और नेगेटिव के लिए 1। मैथमेटिकल साइंस पार्ट सी 60 क्वेश्चंस टोटल, अटेम्प्ट मारने होते हैं 20, नेगेटिव के लिए सही के लिए 0.75, नेगेटिव के लिए 0। ये बड़ा फायदा है मैथमेटिकल साइंस में। लाइफ साइंस में पार्ट सी के अंदर टोटल क्वेश्चन 75, अटेम्प्ट करने होते हैं 25, मार्क्स पर क्वेश्चन मिलेंगे 4, नेगेटिव के लिए 1। तो ओवरऑल देखें तो फिजिकल साइंस में टोटल जो क्वेश्चन आएंगे 75, अटेम्प्ट मारने होते हैं 55, टोटल पेपर है 200 नंबर का। केमिकल साइंस में टोटल पेपर तो 200 नंबर का, पेपर सभी में 200 नंबर का है टोटल। कट ऑफ की बात करें तो फिजिकल साइंस की जो कट ऑफ है वो लगभग 70-80-90 के आसपास की रेंज में चलती है ना। कई बार इक्का दुक्का बार होता है कि वो 100 के आसपास पहुंच जाती है। 100 के आसपास वो पहुंचती है जब JRF क्लियर होता है किसी का, तो 100 के आसपास। अदरवाइज LS जो है वो तो 80-90 तक भी क्लियर होता है, और कैटेगरी वालों का, बच्चों का, कम तक भी हो जाता है। सेम कहानी लगभग रहती है केमिकल साइंस में और मैथमेटिकल साइंस में। लाइफ साइंस में जरूर कट ऑफ हाई रहता है, क्योंकि लाइफ साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह ना होकर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, और लाइफ साइंस में थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली टू फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और केमिकल साइंस। बच्चे भी तीनों में से सबसे ज़्यादा जो बच्चे बैठते हैं लाइफ साइंस में बैठते हैं, तो कट ऑफ लाइफ साइंस का ज़्यादा होता है, मतलब 120 के ऊपर ही रहता है हमेशा। तो अब यहाँ पे आपको ये अंदाज़ा लग गया है कि कट ऑफ क्या है। तो कट ऑफ कितना जाता है, तो अब आपको क्या करना है, पहले तो आपने जान लिया एग्जाम पैटर्न, नहीं जानते थे तो जान लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और टॉपिक्स तलाशने हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। नहीं करना रिसर्च तो अगर आप किसी कोचिंग वगैरह को ज्वाइन किए बैठे हुए हैं, या आपके कोई दोस्त भाई ने जो है आपकी सेम कोर्स के से प्रिपरेशन की है, या कहीं किसी ऑनलाइन सोर्स से आपको ये पता लग जाए, आप वैसे यूट्यूब पे डालोगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे आप डालोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर CSIR नेट फिजिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर CSIR नेट केमिकल साइंस, इसी तरह मैथमेटिकल साइंस, तो ये डालोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आपको कुल मिलाकर ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं। क्यों जानने हैं? क्योंकि आपको नंबर बहुत ज़्यादा नहीं लाने हैं। आपको 200 में से 200 नंबर नहीं लाने हैं, आपको 200 में से 100 नंबर ही बनाने हैं। 100 नंबर में से 20 नंबर, 30 नंबर जो है वो आपका पार्ट A कवर कर रहा है, 30 नंबर आपका पार्ट A कवर कर रहा है, बाकी 70 मार्क्स की आपको प्रिपरेशन करनी है। या ये मान लो कि आप 20 नंबर ला सकते हो रीजनिंग में, एप्टीट्यूड वाले में, तो 80 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है। तो वो 80 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स ढूंढने हैं। वो कहाँ से मिलेंगे आपको, मैंने आपको बता दिया, फ्री रिसोर्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आप सर्च करो मिल जाएंगे, गूगल करोगे तो भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले तो आप इन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जान लो। अगर आप कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स नहीं हो ना, आप सेल्फ प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हो, अब आप नींद से जागे हो कि अब मेरे को पढ़ाई करना चालू करना है, तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आप नोट्स बनाओ, और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं, ये वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस यहाँ से ज़्यादा रहते हैं। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर पहले तो अपने कंसेप्ट क्लियर करो। नोट्स वगैरह नहीं है तो नोट्स बनाने, नोट्स ऐसा नहीं कि किताब छाप दो उठा के, अपनी लैंग्वेज में बनाने, और ऐसे नोट्स जो कि जब आप फाइनल रिवीजन के लिए उठाओ तो उनको रिवाइज कर सको। इतनी मोटी मोटी बुक्स नहीं बनानी है, इतनी मोटे मोटे रजिस्टर नहीं भरने। इतने मोटे मोटे रजिस्टर भरोगे तो उनको फाइनल टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स और बढ़िया नोट्स बनाने जिनको आप फाइनल रिवीजन के टाइम पे भी उठा सको। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लगातार करते जाओ, चाहे वो कहीं से भी क्वेश्चन मिले आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने मिले इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड उन्हें करना है, आपको बार बार करना है। फिर इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो PYQs हैं, चाहे वो CSIR नेट में आए हुए हैं, चाहे वो गेट में आए हुए हैं, चाहे वो IIT जैम में आए हुए हैं, चाहे वो जेस्ट के एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो टिफर के एग्जाम में आए हुए हैं ना, किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, इन रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन जहाँ से भी आपको मिलते हैं वो करने हैं। जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन इन रिलेटेड टॉपिक से करने हैं। इन क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, अगर आपके क्लियर कंसेप्ट क्लियर है, आपने बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जो नहीं होंगे वो अभी आपको अटका रहे हैं तो वो बाद में भी अटकाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं उनको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। क्यों लिख लेना है? उसका सॉल्यूशन भी लिख लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको बार बार अटका सकता है,
तो उस क्वेश्चन को आप बार बार देखोगे तो वो बार बार देखने पर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हो सकता है कि आप 10 क्वेश्चन करो, 10 में से आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 10 में से 8 ही ऐसे मिल जाए। अगर 10 में से 8 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट हिले पड़े हैं, आपको अपने कंसेप्ट पर काम करने की ज़रूरत है। फिर मैंने कहा कि जो पार्ट ए है, जिसको आप हल्के में ले रहे हो, जिसके लिए आप सोच रहे हो कि लास्ट के 15 दिन पहले पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ऐसा नहीं करना है। पार्ट ए को अभी से पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि वो 30 मार्क्स आपके कवर कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एक होता है ना 2 बूंद जिंदगी की, तो ये 30 मार्क्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी के हैं। इन 30 मार्क्स से में से आप 15 भी नंबर ले आए तो आप सिलेक्शन तो 1 नंबर से भी रह जाता है, 0.5 से भी रह जाता है। तो यहाँ से अगर आप प्रिपरेशन करते हो अभी से, तो डेफिनेट है कि आप 15 नंबर तो कम से कम ले आओगे। 15 नंबर आपके जो सिलेक्शन जो रह जाता है उसको पार्ट देता है, सिलेक्शन तक आपको पहुँचा देता है। पार्ट ए को आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। दूसरी चीज़, जो आप नोट्स बना रहे हो, जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो, उनको अब आपको एक रिवीजन प्लान बनाना है। वो आप कैसे बनाएंगे वो आपको देखना है। उस रिवीजन प्लान के तहत ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको रेगुलर रिवीजन में लाना है, रेगुलर रिवीजन प्रैक्टिस के अंदर रखना ही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब सर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो तो हम कर रहे हैं, तो बाकी क्या छोड़ दें क्या, या रिमेनिंग टॉपिक छोड़ दें क्या? तो रिमेनिंग टॉपिक छोड़ने नहीं है। अब जब आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छाटे हैं, आपने बुक्स वगैरह तो परचेज की होगी PYQs की, वहाँ से आपको पता लग गया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उन पे आपने टिक मार्क कर दिया। जब आप बाकी के टॉपिक्स को देखेंगे तो उनके PYQs उठा के देखो। ऐसे टॉपिक जहाँ से पिछले 5 सालों में 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं, उन टॉपिक को छोड़ दो, मत करो ना। ऐसे टॉपिक उठाओ जहाँ से पिछले 5 सालों में कम से कम आपको उस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तक भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक्स के केवल PYQs कर लो ना, केवल थ्योरी पढ़ लो और PYQs कर लो। ठीक है, अगर थ्योरी नहीं समझ में आ रही है, हार्ड टॉपिक है तो छोड़ दो, समझ में आ रही है तो वो थ्योरी पढ़ो और उसके PYQs कर लो। PYQs कौन से? CSI और नेट वाले। ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन नहीं भरता है तो गेट वाले उसके PYQs कर लो, और अगर गेट वाले नहीं हो पा रहे हैं, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो CSI और नेट वाले जो PYQs हैं उनको कर लो। वापस वही पैटर्न, जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो ठीक है, जो नहीं होंगे उनको कॉपी में। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अगर आप कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो वो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपके जो टीचर्स हैं, कोचिंग वाले फैकल्टीज़ हैं वो कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं होते हैं, आप कोचिंग वगैरह नहीं जाते हैं, या आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन टॉपिक्स में दिक्कत है, तो आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं CSI और नेट के, टॉपिक वाइज सर्च करके आपको वहाँ से आराम से मिल जाएगा। आप अपनी MSc की जो रेफरेंस बुक है उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इन केस अगर आपको बुक्स वगैरह समझ में आती है। तो रिमेनिंग टॉपिक का क्या करना है वो समझ में आ गया। जो हार्ड है तो छोड़ दो, और जो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे पिछले 5 सालों में इक्के दुक्के क्वेश्चन देखने को मिले हैं उनको भी छोड़ दो। जिनसे 4-5 तक के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन तक भी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उन टॉपिक से केवल PYQs करते जाओ और उनके जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करते जाओ। नोट्स आपको बनाने हैं। थर्ड, अभी तक अगर आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो अब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट कैसे देने हैं? सबसे पहले तो मैंने कहा, आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर रहे हो, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के आप चैप्टर टेस्ट दो, उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट दो, और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट दो। यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपके जो क्वेश्चन है वो रहने नहीं चाहिए। वो प्रिपेयर इस तरह से होना चाहिए कि अगर उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले जो सेक्शन है उसमें से आपके 50 क्वेश्चन मिलते हैं, तो 50 में से कम 30 तो करके आओ। इसलिए ये तब कब हो सकते हैं? जब ये तब हो सकते हैं जब आप इनके प्रॉपर टेस्ट दें। वो टेस्ट कैसे हो सकते हैं? वो टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो सकते हैं, वो चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हो सकते हैं। जब ये सब आप काम कंप्लीट कर लो, ये काम पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है ज़्यादा से ज़्यादा मिड नवंबर तक। कौन से? ये जो आप ये करोगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार करोगे, PYQ करोगे, ये सब आपको नवंबर तक कर लेना है, क्योंकि उसके बाद आपको रिवीजन भी मारना है नवंबर के। फुल ऑन जो स्विंग में आके आपको रिवीजन मारना है। तो ये टेस्ट आपको देने हैं, और उसके बाद नवंबर मिड से आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। और पार्ट ए जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, इसके भी आप चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है टेस्ट जो लगातार देते रहो। उससे आपको ये पता लगता रहेगा कि कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक वीक है, क्योंकि आपका जो वीक टॉपिक होगा उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और वीक टॉपिक पे काम करने के लिए आपको जो अपना रेगुलर टाइम जो आप दे रहे हो स्टडीज़ के लिए, वो तो है ही है,
उसके अलावा एक अलग से टाइम, स्पेयर टाइम आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वीक टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करने हैं उसके लिए आपको अलग से टाइम देना है। तो उसमें जो आपने रेगुलर टाइम बनाया हुआ है कि इतने से इतने मेरे को ये करना है या इतने से इतने मैं पढ़ूंगा, तो उस टाइम में अगर आप रिवीजन के लिए लेके बैठ गए टॉपिक, तो फिर जो आगे वाले टॉपिक है उनका क्या होगा, तो उसके लिए आपको अलग से एक टाइम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टार्ट मॉक टेस्ट की। अब हम बात कर लेते हैं फ्री रिसोर्सेज आपके क्या रहेंगे। तो जो बच्चे फिजिकल साइंस के हैं, जो बच्चे फिजिकल साइंस के बच्चे हैं, उनके लिए मैं 1 अक्टूबर से एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। क्रैश कोर्स में मैं केवल और केवल इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे और जिस ठीक ठाक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनके कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चंस है वो मैं अवेलेबल कराऊंगा। ये रिकॉर्डेड क्लास होंगी, लाइव क्लासेस का टाइम नहीं है। तो अगर कोई बच्चा जो फिजिकल साइंस से है और जिसने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है या प्रिपरेशन करना चाहता है, एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकता है। ये जितनी भी अपडेट्स आएंगी, जितने भी क्लासेस की अपडेट आएंगी, जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगे, सबसे पहले उन्हीं ग्रुप्स के अंदर आएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है या व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो भी टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में है उसके अंदर ही है। उसके ऊपर मैसेज करके आप टेलीग्राम जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि 15 नवंबर तक आपको ये सारा काम कंप्लीट कर लेना है, टेस्ट आपके चालू रहेंगे ही। उसके बाद रिवीजन आपको स्टार्ट कर देना है। रिवीजन का क्या प्लान होना चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना है, उसके लिए मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में केवल मैं आपको ये बताने वाला था, या मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप 3 मंथ में, अगले 3 मंथ में आपका जो रोड मैप है प्रिपरेशन का वो क्या होना चाहिए। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय।